सभी को नमस्कार। हम लोग नवंबर के पहले सप्ताह में एक गोष्ठी कर रहे हैं सिद्ध के केम्प्टी के पास वाले परिसर में, और उसकी पृष्ठभूमि मैं देना चाहता हूं और थोड़ा सा ये अपने विचार रखना चाहता हूं कि उसको हम कैसे चलाएंगे। एक प्रस्ताव है। पृष्ठभूमि ये है कि करीब 10 साल से या उससे भी ज्यादा हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दुनिया में और देश में जो इतनी समस्याएं हैं उसमें कोई एक उसका सूत्र मिलता है क्या, जहां जाकर ये सब समस्याएं जुड़ती हों, यानी इन समस्याओं की जड़ में क्या है। और जड़ में जब जाते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है, और अब थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास भी होने लगा है कि उसमें सबसे बड़ा कारण आधुनिकता का है। मैं आधुनिक नहीं कह रहा हूं, मॉडर्न नहीं कह रहा हूं, आधुनिकता कह रहा हूं। उससे मेरा आशय ये मटीरियलिस्टिक पैराडाइम से है, और मटीरियलिस्टिक पैराडाइम के अंदर जो विभिन्न सिस्टम्स काम करते हैं उसमें, चाहे वो आज की शासन व्यवस्था हो, आज की न्याय व्यवस्था हो, आज की शिक्षा व्यवस्था हो, आज की टेक्नोलॉजी हो, आज का अर्थतंत्र हो, आज का बाजार हो, ये जितने भी सिस्टम्स हैं वो उसी पैराडाइम के अंदर है। और हम लोगों का ये विश्वास बनता गया है कि वहां समस्या, गहरी समस्या है, और ये भी विश्वास बनता गया है कि आधुनिकता का और परंपरा का एक प्रकार से 36 का आंकड़ा है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब मैं परंपरा कह रहा हूं तो मैं रूढ़ियों को परंपरा नहीं कह रहा हूं, मैं रिचुअल्स को परंपरा नहीं कह रहा हूं। रिचुअल्स भी परंपरा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन रिचुअल्स से किसी भी तरह के रिचुअल्स को, हर रिचुअल को हम परंपरा से नहीं जोड़ सकते। रिचुअल उसके कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह इशारा कर सकते हैं, लेकिन रिचुअल्स कई बार गड़बड़ भी हो जाते हैं, कई बार फॉसिलाइज भी हो जाते हैं। इसलिए मैं रिचुअल्स को परंपरा से अलग करके बात करता हूँ। परंपरा एक धारा है जो अनवरत चलती है, और उसमें समय समय पर अपने आप एक सहज बदलाव भी होता है। खैर, अभी हम परंपरा के गहराई में नहीं जा रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परंपरा, किसी भी तरह की परंपरा हो, और मैं खासकर भारतीय परंपराओं की बात करूंगा, और वो भारतीय परंपराएं मुख्यतः सनातन, बौद्ध और जैन, ये 3 प्रकार की परंपराएं को मैं भारतीय परंपरा कह रहा हूं। इनमें और आधुनिकता में कोई मेल नहीं है। दूसरी तरफ ये जो समस्या आज के दिन है, वो हम लोग उसको आधुनिकता से जोड़ते हैं, और ये आधुनिकता ने हमारे दिमाग को काबिज कर लिया है। हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, उस पे इसका कब्जा हो गया है। ये एक तो बाहरी सिस्टम्स हैं, और एक इन्होंने जो हमको हमारी दृष्टि में दोष उत्पन्न कर दिया है, मैं उस पे ज्यादा मेरा जोर रहता है। तो हम एक तरफ इसको समझने का प्रयास करते हैं, और इस समझने के प्रयास में हमको जो सबसे महत्वपूर्ण एक लेखक मिले, और एक उनको मैं बुद्धिजीवी से ज्यादा मानता हूं, उनको मैं दृष्टा मानता हूं, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस श्रेणी में मैं उनको रखता हूं। उनका नाम है प्रोफेसर अवध किशोर सरन, प्रोफेसर A.K. सरन। ये बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, और इनको हमारे देश ने कम पहचाना, पर जापानियों ने इनको अच्छी तरह पहचाना। इन्होंने बहुत बहुत लिखा, और वो लिखे हुए को सिर्फ एक संस्था ने उसको पहचान कर छापा, और वो संस्था थी सारनाथ स्थित टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, जिसके प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे मेरे गुरु तुल्य हैं। वो उसके फाउंडिंग डायरेक्टर और बाद में वाइस चांसलर थे। उन्होंने सरन साहब को परसुएड किया कि वो अपनी लिखे हुए को उनके मार्फत छपवाएं।
तो उसमें से अब 10 वॉल्यूम में चीजें छपी हैं, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं, और उसको खंगालते खंगालते हमको बहुत कुछ मिला है। ये जो अभी वर्कशॉप, गोष्ठी होने वाली है, ये गोष्ठी सरन साहब की एक पुस्तक है इल्यूमिनेशंस, जिसमें उन्होंने एक इस आधुनिकता को समझने के लिए, इस आधुनिकता के भ्रम से मुक्त होने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी एक कल्पना की है, और एक स्कूल की कल्पना उसमें है। उसी को लेकर के ये गोष्ठी है, 4 दिवसीय या 3.5 दिवस की ये गोष्ठी है। अब इसको ये तो उसकी पृष्ठभूमि हुई। अब इसमें हम क्या, सरन साहब की उसमें ये कल्पना है कि इस स्कूल में कुछ लोग जो परिपक्व हैं वो आप बैठेंगे, और कुछ ऐसी उन्होंने उद्धरण उस पुस्तक में दिए हैं इल्यूमिनेशंस में, उनको या उसी तरह के कुछ और वाक्यों को, उस तरह के पैराग्राफ्स को हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उस पर मनन करेंगे, और मनन करने के बाद फिर से उस पर कुछ चर्चा, अगर जरूरी समझे तो चर्चा करें। और उनका ये मानना है कि अगर इसको गंभीरता से लिया जाए तो ये संभव है कि उसको पढ़ते पढ़ते या उस पर चर्चा करते करते या उस पर मनन करते करते आपको कुछ दिख जाए। वो उस जो दृष्टि में दोष है, उस दोष से आप कुछ समय के लिए कम से कम मुक्त होकर उसको देख पाए, जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको आप देख पाए। ऐसा कुछ उनका उसमें आग्रह है या सुझाव है। हम लोग यही कोशिश करेंगे। हम उसमें, मेरा अंदाजा है कि करीब 25 से लोग उस गोष्ठी में होंगे, 25 से 30 लोग, जितने भी होंगे। हम लोग बहुत गंभीरता से उन छोटे छोटे पैरास को पढ़ेंगे, और इसमें साइलेंस की, मौन का बहुत बड़ा महत्व है। अपने अंदर भी मौन और अपने बाहर भी मौन। मौन जो है वो सिर्फ वो, अगर उसको पहचाना जाए तो वो बहुत शक्तिशाली एक स्पेस है जहां बहुत कुछ घटित हो सकता है, अगर उसको सम्मान की दृष्टि से, उसको विश्वास की दृष्टि से देखा जाए और समझा जाए मौन को। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और पढ़ते वक्त भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, उन शब्द के वो अर्थ जो हमने पहले से सोचे हुए हैं या पहले से मान रखे हैं, उससे कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। क्योंकि शब्द जो है वो एक तरह की सेंसोरियल कैटेगरी में आता है। उसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो सेंसेस से परे कोई चीज है। वो अस्तित्व में होती है वो, उसको हम समझे या ना समझे फिर भी वो है। अब जो है उसको हम कुछ और मान सकते हैं, और अक्सर हम कुछ और मान लेते हैं, और हमको पता भी नहीं रहता कि हमने इसको अन्यथा माना हुआ है। वो तो कभी कभी जब हमको उसका अर्थ से सामना होता है, उसका अनुभव होता है, तब हमको पता चलता है कि जो हमने माना हुआ था वो अन्यथा था, वो वैसा नहीं है जैसा हमने माना हुआ था। तो हम बहुत फेमिलियर शब्दों को भी जब पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो हम एक स्पेस रखेंगे कि हो सकता है जो मैं समझ रहा हूं, जो समझकर जो मैं मान रहा हूं, या मानकर जो मैं समझ रहा हूं, उसमें वो सही ना हो। इस आशय से हम उसको पढ़ेंगे और फिर उस पे मनन करेंगे, मौन में मनन। ये कोई आंख बंद करके, कमर सीधी करके,
ध्यान लगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसकी भी छूट है आप करना चाहें तो। लेकिन मौन, मौन यानी उस पे मनन करना, उस पे ध्यान देना, पढ़े हुए या सुने हुए पे ध्यान देना, और फिर जब हम तैयार हों तो हम उस पे बात करें। और जब हम बात करें तभी भी इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम एक दूसरे की बात को काटेंगे नहीं, और एक व्यक्ति बोलने के बाद दूसरे व्यक्ति के बोलने के बीच में एक छोटा सा अंतराल भी देंगे, मौन का अंतराल। ये तो उसकी प्रक्रिया मेरे जो दिमाग में आती है वो ये है। और मैं ये इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि जब हम इस प्रकार सुनते हैं, यानी इस बात की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि जो मैं समझ रहा हूं ये उससे अन्यथा भी हो सकता है, और जब मैं बोलता हूं तो भी अपने अंदर झांकते हुए उन भावों को व्यक्त करने का प्रयास करता हूं जिसमें जल्दबाजी नहीं करता, शब्दों को सुने सुनाए माने हुए शब्दों का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं करता हूं, बहुत गंभीरता से करता हूं। और फिर इस मौन में जब मैं उन पे मनन करता हूं तो बहुत कुछ घटित हो सकता है। ये प्रक्रिया तार्किक प्रक्रिया से थोड़ा अलग है। अभी तक हम बोलते, सुनते और समझने के प्रयास में हम सिर्फ और सिर्फ तर्क को ही केंद्र में रखते हैं। तर्क गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, तर्क की जरूरत नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा, तर्क का बहुत सम्मान करते हुए भी मैं ये कह रहा हूं कि तर्क तार्किक प्रक्रिया से अलग भी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को की संभावना, उस प्रक्रिया के अपने अंदर घटित होने की संभावना को हम स्पेस दें। इस तरह से हम उस गोष्ठी में अगर बैठेंगे तो ये संभव है कि कुछ हो। ये मेरा प्रस्ताव है। अन्य लोगों के और तरह के भी विचार हो सकते हैं, वो जरूर उसमें साझा करेंगे और रखेंगे। हम इसको एक सामूहिक रूप से, एक कलेक्टिव रूप से इस गोष्ठी को चलाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।